नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है लेक्चर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 7-8 लेक्चर कर लिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे उसको आप ऊपर आई बटन में देखिएगा। और आपको सभी को बता दूं कि जैसे जेबीटी और बीएड का जो मुद्दा चला हुआ है और इससे रिलेटेड जो है मतलब कोई भी जो है कमेंट जो है ठीक नहीं कर रहा है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो आप जो है अपनी थोड़ी लैंग्वेज को सुधारिए और जो ज्ञान है वो देना बंद कीजिए, ठीक है? क्योंकि जो हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा तो वो सर्वोपरि होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो जाता है तो वैसे वैसे जो है हालात भी बदल जाते हैं। यानी कि हमको समय के अनुसार जो है अपने आप में बदलाव लाना ही चाहिए, उसी में आपकी बुद्धिमानी है। तो अगर आप जो है कोचिंग लेना चाहते हैं मोटरसाइकिल क्षेत्र में तो आप ले सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितने भी नोट्स हैं वो आपको वहां पे स्टोर सेक्शन में प्रोवाइड हो जाएंगे, उनका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है? और जितनी भी मेरी जो पिछली वीडियोस हैं वो आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है? आप उसको वहां से देखकर वो जो है तैयारी कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जो है बात कर ली थी कॉन्स्टिट्यूशन में, काफी आगे चले गए हैं हम। तो देखिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि जो आज 1857 की क्रांति से पहले क्या क्या हुआ था। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आए थे, ठीक है? पिट्स इंडिया एक्ट आया था, चार्टर एक्ट्स आए थे, ठीक है? और जो 1857 के जो बाद था आफ्टर 1857, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे, ठीक है? मॉडल मिंटो सुधार थे। तो इनसे रिलेटेड में बात कर ली थी। फिर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपकी सभाएं हुई थी, जैसे 9 दिसंबर और 11 दिसंबर और आपके 13 दिसंबर, ठीक है? तो ये हमने जो है सारा का सारा डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा, हम उसमें जो कुछ आपके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो आर्टिकल्स है या अनुच्छेद है वो आपके 395 अनुच्छेद थे उस समय 1950 के दशक में। 22 भाग थे, ठीक है? यानी कि पार्ट से, और आपकी 8 अनुसूचियां थी उस समय। 8 अनुसूचियां थी उस समय, ठीक है? तो रिसेंट में अगर बात करें 2021 में तो 448 जो है आर्टिकल्स है। कहीं कहीं जगह जैसे इंटरनेट में आपको 470 भी दिया है, तो आप इसको इंटरनेट से चेक कर लीजिएगा एक बार। मैंने तो 470 देखे हैं, बट अभी आपको रिसेंट में जो बुक्स में मिलेगा वो आपको 448 मिलेगा। 25 पार्ट्स हैं, ठीक है? कितने हो गए हैं? 25 पार्ट्स हैं। ये भी इंटरनेट का आंकड़ा है, तो आप इसको भी चेक कीजिएगा। और 25 ही है, ये आपको याद रखना है। और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है? अब देखिए हर एक, जब भी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें आर्टिकल्स होते हैं, उसमें पार्ट्स होते हैं और उसमें अनुसूचियां होती है, ठीक है? तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि 25 पार्ट है, ठीक है? भाग हैं, उसमें आपके 448 ये 470 के बीच में जो है अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है? हम अनुसूचियों को अभी अलग कर देते हैं, ठीक है? तो देखिए जब हम पार्ट 1 की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा पार्ट 1 है, ठीक है? पार्ट 1 यानी कि भाग 1, और इसमें आर्टिकल 1 से 4 आते हैं। कहां से कहां आते हैं? 1 से 4 आते हैं। इसमें आपका द यूनियन एंड द टेरिटरी के बारे में बात किया गया है, ठीक है? जो भारत देश है वो आपका यूनियन है और उसके टेरिटरी के बारे में बात यहाँ पर किया हुआ है। उसी तरह से अगर हम पार्ट 2 की बात करते हैं, ठीक है? पार्ट 2 की बात करते हैं या फिर भाग 2 की बात करते हैं, तो उसमें क्या है आपका, उसमें सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है, यानी कि नागरिकता के बारे में बात की गई है,
और ये कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद में आते हैं आपके, ये आते हैं आपके 5 से 11 में आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं तो पार्ट 3 में आपके पास आर्टिकल 12 से 35 आते हैं। क्या आते हैं? 12 से 35, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 आते हैं। और इसमें किस चीज का प्रावधान किया गया है? आपका फंडामेंटल राइट्स का। किसका? फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहां पर मैंने ये आपको 3 चीजें बताई, पार्ट 3। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट 4 की, यानी कि भाग 4 की, यानी कि भाग 4 की, तो उसमें आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये आपका जो है पार्ट, यानी कि आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। ठीक है, और उसके बाद जब हम बात करते हैं पार्ट 4A की, अब इसी का भाग है पार्ट 4A। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ जाते हैं पार्ट 4A की। तो इसमें जो है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। क्या आती है? फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार आपके पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 में। और मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य आपके जो है आपके पार्ट 4A में आते हैं, जो कि आपका आर्टिकल समझ लीजिए कि 51A में है। आर्टिकल 51A में है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि भाग 1 में क्या आता है। भाग 1 में आपके पास पार्ट 1 में यानी कि 1 से 4 आर्टिकल आते हैं और यूनियन और टेरिटरी के बारे में आता है। यहाँ पे भाग 2 में क्या आता है? सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में जो है 5 से 11 में आपका सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद आते हैं और फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा जाता है। और आपका आर्टिकल 36, 51 इसमें आते हैं, 36 से 51 तक। और भाग 4A में जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाग 4A में क्या आता है, भाग 4 में क्या आता है, भाग 3 में क्या आता है, भाग 2 में क्या आता है, भाग 1 में क्या आता है। तो अभी हम इन पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल बहुत ज्यादा है, तो शुरू में हम जो है जो मेन पॉइंट है हमारे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात करी पार्ट 1 की। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है कि आपका पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 आ रहा था और यहाँ पे यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात की गई थी। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं, आर्टिकल 1 की बात करते हैं, ठीक है, अब 1 से 4 आर्टिकल है, तो आर्टिकल 1 की अगर बात करेंगे, इसमें हमारे को यूनियन का मतलब बताया गया है कि यूनियन है क्या असल में। सबसे पहले इंडिया को जो बोला गया है यहाँ पे, इसको बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्यों का संघ। ठीक है, क्या बोला गया है? राज्यों का संघ इसको बोला गया है। अब देखिए, हम इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट्स भी बोल सकते थे, हम इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट्स भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं, हमने क्या इसको बोला? इसको बोला हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है यहाँ पर यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को। ठीक है, अब देखिए, स्टेट, एक स्टेट राज्य होता है। ठीक है, एक स्टेट जो है जो इंडिया को बोला गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्टेट जो है, स्टेट किसको बोला जाता है? या तो राज्य को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर उन राज्यों को, जैसे भारत के राज्य की बात कर रहे हैं ना, किसी भी राज्य की बात कर रहे हैं, तो उन राज्यों को यहाँ पर स्टेट मेंशन नहीं किया है। स्टेट की आप डेफिनेशन किससे है? यूनियन से। ठीक है, यानी कि इंडिया इज अ स्टेट। किसी भी कंट्री को हम जो है रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हम कंट्री नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स,
ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहां पर स्टेट का मतलब क्या है, वो एक कंट्री है, यानी कि हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, आपका आर्टिकल 1 के अंतर्गत आता है, यानी कि हमने उसमें इंडिया को कहा, क्या कहा, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा। अब देखिए, जब मैं बात करता हूं यूनियन ऑफ स्टेट्स की, तो देखिए उसमें आपके पास काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वगैरह आते हैं, तो वो सब उसी में आते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि जितने भी टेरिटरी में, जो इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत जितना भी आपके स्टेट्स आते हैं या यूनियन टेरिटरीज आते हैं, उन सभी का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 1 से 4 के बारे में आता है। साथ ही साथ जितना भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आते हैं, तो वो भी आपके आर्टिकल 1 से 4 के बीच में ही आते हैं। तो देखिए, अभी हमने स्टेट्स की बात करी, राज्य, अब ये इंडिया के राज्यों की बात हो रही है। वो जो स्टेट था वो आपका इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, उस स्टेट का मतलब जो है डेफिनेशन वहां पर थी कि वो यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये जो स्टेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश जो है आपका ये स्टेट है, यानी कि भारत के जो बड़ा स्टेट है उसका छोटा सा एक राज्य है। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास जो है अभी जो है रिसेंट में 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज जो है वो 8 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 36। तो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिला के हमारे पास 36 जो है पूरे के पूरे संघ है। ठीक है, संघ की तो इंडिया ही हो गया एक तरह से, तो 36 हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 1 to 4 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी हमने पढ़ने हैं। अब देखिए, जब कोई आर्टिकल 3 की बात करता हूं जब मैं, ठीक है, तो जो यूनियन है हमारी, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसके पास एक पार्लियामेंट होती है। ठीक है, पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं संसद। ठीक है, संसद। तो ये इस संसद के पास अधिकार होता है कि वो न्यू स्टेट्स को फॉर्म कर सकती है। ठीक है, विद अल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ एन स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, न्यू पार्लियामेंट जो है या संसद जो है वो नए राज्य का निर्माण कर सकती है या यूनियन टेरिटरी का निर्माण कर सकती है। और कैसे कर सकती है, वो किसी राज्य के एक अनुभाग को तोड़कर या उसमें अल्टर कर बाउंड्री को उसको डिवाइड करके जो है उसको फॉर्म कर सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि आपका जैसे आंध्र प्रदेश था, उसमें से 2014 में पार्लियामेंट ने तेलंगाना को अलग किया। ठीक है, अब मैं ये एग्जांपल के तौर पर देता हूं, मान लो कि ये आपका आंध्र प्रदेश था, तो ये वाला जो पोर्शन था उसका ये तेलंगाना अलग कर दिया था। ठीक है, तो इसमें जो तेलिया जो भाषा या तेलुगु जो भाषा वाले जो थे वो आपके अलग कर दिए थे। तो यानी कि ये क्या है, ये एक स्टेट में से दूसरी स्टेट को निकाला गया है, उसकी बाउंड्री को अल्टर करके निकाला गया है। ठीक है, तो ये आपका किस में आता है, आर्टिकल 3 में ही आता है। ठीक है, तो ये क्या मतलब हो रहा है कि ये इसमें आर्टिकल 3 में क्या बोला गया है कि आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बात की गई है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि जब हमने तेलंगाना को अलग किया था तो उसको जो है हमने, यानी कि पार्लियामेंट में उसकी बाउंड्री, पार्लियामेंट ने उस जो है जो भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपका कहां से होता है, वो पार्लियामेंट से होता है। और पार्लियामेंट को पहले किसकी असेंट लेनी पड़ती है, प्रेसिडेंट की असेंट लेनी पड़ती है किसी भी एक्ट को लागू करने के लिए। ठीक है, तो देखिए जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ रहा था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ रहा था 1956 में, कब आ रहा था, 1956 में आ रहा था। तो उस समय केरला का फॉर्मेशन हुआ था, केरला का,
उसमें से जो है काफी जो चीजें हैं वहां पर रिऑर्गेनाइजेशन करके जो है एक राज्य बनाया गया था। तो 1956 में जो है जो आपका स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो केरला जो है वो आपका बना था। उससे पहले एक जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को जो है 1953 में फॉर्म कर दिया गया था, वो भी लैंग्वेज के आधार पर। तो फर्स्ट स्टेट था जो आपका बना था वो लैंग्वेज के आधार पर, वो आपका आंध्र प्रदेश बना था। और कौन सी भाषा थी वहां पे? आंध्री भाषा थी वहां पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये किसी किसी को जो है स्वीकार्य हुआ, किसी किसी को स्वीकार्य नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज के आधार पर जो है किसी स्टेट का निर्माण हुआ था। तो कईयों राज्यों को जो है वो स्वीकार नहीं था। तो उसी को देखते हुए 1956 में रिऑर्गेनाइजेशन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था और उसके तहत केरला को फॉर्म किया गया था। उसके बाद आपका जो है बॉम्बे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। बॉम्बे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। ये कब आया था? आपका 1960s में आया था। तो ऐसा हुआ था कि वहां पर इस टेरिटरी में दो भाषी क्षेत्र थे, यानी कि गुजराती भी बोलते थे इस टेरिटरी में और मराठी भी बोलते थे। तो गुजराती वाले गुजरात वाले और मराठी वाले महाराष्ट्र वाले। तो इनके बीच में जो है 1960s में 1960 से पहले जो है असमंजस पैदा हो गया था कि जो बॉम्बे जो क्षेत्र बनेगा वो आपका या तो गुजराती बनेगा या फिर मराठी बनेगा। तो उसके लिए बॉम्बे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 लेकर आए थे। ठीक है, तो यहां पर क्या किया था कि गुजरात एक अलग स्टेट बना दिया था और महाराष्ट्र एक जो है अलग से स्टेट जो है फॉर्म कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो बॉम्बे और महाराष्ट्र और गुजरात कब बने? आपके 1960s में ये बने। ठीक है, और ये भी जो है भाषा के आधार पर जो है डिवाइड किए गए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जैसे आपका नागालैंड था, ठीक है, नागालैंड इन 1962 जो आपका नागालैंड था उसने भी घोषणा कर दी थी कि वो भी जो है भारत में जो है एक मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट के रूप में अपनाया गया और इसे स्पेशल स्टेटस का, जैसे जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस का दर्जा था, ठीक है, उसी तरह से नागालैंड को भी एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया। ठीक है, जब हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम जो है एक राजा के अधिकार में था। तो उन्होंने क्या किया कि अगर मेरे बनने के बाद जो है किसके पास जो है ये सिक्किम राज्य जो है ऐड हो जाएगा, वो भारत के पास ऐड हो जाएगा। तो देखिए सिक्किम को भी जो है वो स्पेशल स्टेटस दिया गया है। J&K, ये आपको पता ही है कि J&K भी जो है आपकी जब स्वतंत्रता हो रही थी तो उस समय 3 जो रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और J&K। तो J&K जो है काफी ज्यादा चर्चित थी कि पाकिस्तान में शुमार हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसको पाकिस्तान में शुमार होने से बचा लिया गया और उसको जो है वो स्पेशल स्टेटस दिया गया। और इसमें आर्टिकल जो थे वो 370 और 35A जो है लग गए थे, लेकिन इसको जो है 2019 के आसपास इन दोनों आर्टिकल्स को जो है अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है वो भी इसी में दिया जाता है। अब देखिए कि जब हम 1966 में आए तो 1966 में आपका पंजाब स्टेट और हरियाणा स्टेट, ये आपको याद रखना है, ये अलग अलग हुए थे। ठीक है, अब देखिए पंजाब स्टेट की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ जो है वो एक तरह से यूनियन टेरिटरी के रूप में भी बना दी गई थी। ठीक है, इन दोनों की जो है राजधानी जो है चंडीगढ़ है। इन दोनों का जो है वो हाई कोर्ट भी कॉमन है। कहाँ है? हाई कोर्ट भी कॉमन है और जितनी भी कैपिटल्स हैं वो भी आपके कॉमन ही हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 1966 में पंजाब और हरियाणा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था और उसी के तहत जो है हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाके जो है ऐड कर दिए गए थे, जैसे आपका कांगड़ा, ठीक है, ऊना, होशियारपुर। ठीक है, इस तरह से जो है 1966 में जो है हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाके जो है ऐड कर दिए गए थे। उसके बाद जब हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो 1917 में एक्ट आया था। 1970 दिसंबर में एक्ट लाया था इंदिरा गांधी जी की सरकार ने। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, और
हिमाचल प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा देने की घोषणा की गई थी। और उससे पहले जो था, और 1971 से पहले जो है आपका वो एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो देखिए 25 जनवरी 1971 को जो है इंदिरा गांधी जी ने शिमला रिज से भाषण दिया था और हिमाचल प्रदेश को एक अलग राज्य होने का जो है दर्जा दे दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद भी बहुत सारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आए, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद जैसे 1971 में जो है कुछ और, जैसे अरुणाचल प्रदेश को एस्टेब्लिश किया गया था, कुछ यूनियन टेरिटरीज दी गई थी, जैसे मिजोरम यूनियन टेरिटरी दी गई थी, अब वो राज्य है। ठीक है, और 1986 में जो है आपका मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो जैसे आपका सिक्किम की हम बात कर रहे थे, तो सिक्किम के लिए एक अमेंडमेंट हुआ था, 36th अमेंडमेंट। ठीक है, उसके तहत इसे जो है राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 36th अमेंडमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? स्टेट ऑफ सिक्किम से रिलेटेड है। स्टेट ऑफ सिक्किम से ये रिलेटेड है। उसके बाद आपको पता ही है कि हमारे देश में जो है सेटलमेंट्स थी फॉरेनर्स की, उसमें से मैं आपको फ्रांस की बात करता हूं या फिर पोर्टुगीज की बात करता हूं। तो देखिए जो आपके फ्रांस के हाथ में थे वो आपका था यनम, कराईकाल, माहे, और एक और भी था यनम, कराईकाल और माहे और पौंडीचेरी। फ्रांस के हाथ में जो टेरिटरी थी वो थी पौंडीचेरी, यनम, कराईकाल और माहे, ये आपके फ्रांस के हाथ में सेटलमेंट्स थी। ठीक है, और जो आपकी गोवा थी वो आपकी पुर्तगालियों के हाथ में थी। दमन एंड दीव भी आपका किसके हाथ में था? आपका पुर्तगालियों के हाथ में था। ठीक है, और सिक्किम भी जो था आपका वो भी पुर्तगालियों के हाथ में था। तो सिक्किम के लिए एक स्पेशल अमेंडमेंट लाया गया था, 36th अमेंडमेंट, और इसके तहत सिक्किम को जो है भारत स्टेट में मिला गया था। तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि कौन सी टेरिटरी किसकी थी। ठीक है, अब ये चीजें आपको याद रखने वाली है। तो 1987 में जो है गोवा को एक अलग स्टेट के रूप में बना दिया गया था। ठीक है, और अभी आपको पता भी है कि दमन एंड दीव जो है यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, तो उसको जो है मर्ज कर दिया गया है। तो ये आपको एक चीज याद रखना है, या आपको क्वेश्चन में आंसर में मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि दमन एंड दीव को किसके साथ मर्ज किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए जो स्टेट रीऑर्गेनाइज हुए थे वो 3 स्टेट हुए थे 2000 में, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल, इसको हम उत्तराखंड ही बोल देते हैं। उत्तराखंड जो है आपका यूपी से अलग हुआ था, झारखंड जो है आपका बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो सबसे पहले जो है 2000 के आसपास जो है वो आपका छत्तीसगढ़ जो है बना था, और ये कब बना था? 1 नवंबर 2000 में। कब बना था? 1 नवंबर 2000 में। उसी के साथ साथ जो आपका ये उत्तराखंड था वो आपका 8 नवंबर 2000 में इसको बनाया गया था, और इसको 15 नवंबर 2000 में बनाया गया था। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। तो ये आपके 3 स्टेट जो है न्यूली फॉर्म्स जो स्टेट थे वो आपके हैं। उसके बाद अगर मैं 2014 की बात करूं तो आपका कौन सा बनाया गया था? आंध्र प्रदेश से जो है आपका तेलंगाना अलग किया गया था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो आपका 1953 में बना था, और ये जो तेलंगाना है वो आपका आंध्र प्रदेश से अलग किया गया 2014 में। ठीक है, और कुछ चीजें यहाँ पर ये भी याद रखनी है कि इनकी जो राजधानियां हैं वो आपको याद रखनी है। तो अभी हम वही बात करेंगे। ठीक है, तो जो राजधानियां हैं, कैपिटल्स हैं, उसकी बात करते हैं। तो मैं जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है J&K से। ठीक है, J&K इज नॉट अ स्टेट। इसको अभी जो है संसद में बिल लाया जा रहा है इसको रीऑर्गेनाइजेशन करने का। तो इसकी मैं जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है वो आपकी श्रीनगर है। ठीक है, और जम्मू भी बोल देते हैं। ठीक है, और आपकी लद्दाख,
लद्दाख के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं है अभी, बट लद्दाख की जो है अभी जो है कैपिटल नहीं है, ठीक है, सेम एज इट इज है। उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश की बात करता हूँ तो शिमला, ठीक है, और सेकंड जो कैपिटल है इसकी धर्मशाला है। क्या है? धर्मशाला, ठीक है। और उसके बाद हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की जो है आपकी चंडीगढ़ है। उसके बाद अगर मैं पंजाब की बात करता हूं तो पंजाब की अगर बात करूं तो चंडीगढ़ की उसकी कैपिटल है, ठीक है। और आपका जो उत्तराखंड है उसकी जो कैपिटल है वो देहरादून है, ठीक है। और इसकी एक जो विंटर या समर कैपिटल एक नई बनी है, उसका नाम आपको जो है कमेंट सेक्शन में देना है मुझे, वो दीजिए आप मुझे, ठीक है। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो लखनऊ है, बिहार की बात करता हूं तो पटना है, एमपी की बात करता हूं मध्य प्रदेश की भोपाल है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आता हूं राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान की आपकी जयपुर है, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखनी है कि जो आपका जयपुर में हाई कोर्ट नहीं है राजस्थान का, वो आपका जोधपुर में है, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं किसकी लिखे, गुजरात की गांधीनगर है, ठीक है। महाराष्ट्र की आपकी मुंबई है, ठीक है। आपकी कर्नाटका की बेंगलुरु है, और आपकी केरला की तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूं तो चेन्नई है, और चेन्नई को हम मद्रासी बोल देते थे। आंध्र प्रदेश की वैसे तो अमरावती है, ठीक है, लेकिन आपके पास हैदराबाद भी ऑप्शन हो सकता था, हैदराबाद भी लगा दिया। तेलंगाना की हैदराबाद ही है, ठीक है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल की कोलकाता है, ठीक है। जितने भी आपको याद है, जैसे असम की है दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको, नागालैंड की कोहिमा है, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे, झारखंड की रांची है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, तो ये सारे के सारे आपको याद रखनी है। और इनके जो गवर्नर्स हैं और इनके चीफ मिनिस्टर्स हैं वो आपको याद करने हैं। अब बात करते हैं, हमारा जो अगला आर्टिकल था वो आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड था। तो सिटीजनशिप का आर्टिकल जो आता है वो आपका 5 से 11 के बीच में आता है, और पार्ट 2 में ये आता है। तो आपको पता ही है कि आपका 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आजाद हुआ था, और उस समय जो है 2 टेरिटरीज बन चुकी थी, 2 स्टेट्स बन चुके थे आपके, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। तो देखिए कुछ वहां पर ये अधिकार दिया गया था कि जो आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं, जो आप इंडिया में रहना चाहते हैं वो आप इंडिया में रह सकते हैं। तो वही बात है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो व्यक्ति इंडिया में रह रहा है, यानी कि जो व्यक्ति इंडिया में रह रहा है तो उसको इंडिया की नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 के बाद भी जो अगर आपका इंडिया का व्यक्ति है और वो इंडिया में रह रहा है या विदेश में रह रहा है, ठीक है, और उसके विदेश में बच्चे जाते हैं तो उसको जो है, बच्चे को जो है इंडिया की नागरिकता दी जा सकती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो सिटीजनशिप जो एक्ट था वो आपका कब आया था, और 1955 में आया था। तो ये आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आपको पता ही है, सीएए के बारे में, तो ये भी इसमें भी जो है 1955 से रिलेटेड ही बात की गई है। तो इसके बारे में हम ज्यादा जाएंगे नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि सिटीजनशिप के बारे में कहां से कहां तक बात की गई है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।